जो भी लोन ली जाती है आरबीआई की गाइडलाइंस है कि उसके लोन का इंश्योरेंस होना चाहिए। तो आप बैंक में जाके इंश्योरेंस के पेपर निकलवाइए। पेपर निकलवाने का तो बाकी भी समझ लो। पेपर निकलवाने के बाद चेक करो कि जितना इंश्योरेंस का अमाउंट था उतनी वैल्यू बैंक ने लोन में काटी या नहीं काटी। अगर काट दी है तो आपका लोन समाप्त हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी नोटिस आ रहा है तो एक वकील के पास जाकर के उस नोटिस का जवाब दिलाओ कि भाई इंश्योरेंस था, बंदा एक्सपायर कर गया, आप लोन नहीं मांग सकते। इंश्योरेंस का पर्पस क्या होता है? यही तो पर्पस है ना कि अगर व्यक्ति नहीं बचा तो लोन ना भरना पड़े। जितना लोन था उतना उसका इंश्योरेंस था। हाँ, तो फिर तो देना चाहिए। अगर बेनिफिट बैंक नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, तरीका बता रहा हूँ ना, वकील के थ्रू नोटिस भेजोगे कि सारी, और बोल देना जितने डॉक्यूमेंट्स दे भैया के उसकी एक फाइल दे दो। तो ट्रू कॉपी बोलते हैं इसको, ट्रू कॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स। सारे डॉक्यूमेंट की ट्रू कॉपी मांग लो, उसमें इंश्योरेंस का पेपर आ जाएगा। अब केस कर सकते हो तुम आराम से, तरीके से जाएंगे। ओरली बात मत करना, रिटर्न में बात करना। और बताइए, और कोई सवाल है तो एक एक करके सबके, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ भाई। जब तक तुम्हारे डाउट क्लियर नहीं होंगे मैं ही खड़ा हूँ। हाँ बताओ। सर मेरे फादर ने किसान लोन लिए, वो एक्सपायर हो गए, वो टपल आएगा। देखिए, किसान लोन में इंश्योरेंस तो नहीं होता है, लेकिन सरकार का रूल है कि अगर कोई व्यक्ति एक्सपायर कर जाता है तो जनरली लोन छोड़ देती है सरकार। अभी पहले भी सरकार ने कुछ लोन माफ किए थे। एक बार राजेश्वरी जी से मिल लेना, उनको अपना केस दिखा देना पापा का पूरा, और देख लेंगे क्या कर सकते। कहाँ रहते हो आप? खेड़ा में रहते हो ना? खेड़ा में हमारा लीडर भी होगा कोई ना कोई, उससे भी मिल सकते हो। जी बताइए भाई। अच्छा अभी लेते हैं, अभी पहले बात कर लेना। हाँ। जैसे कि रिकवरी वाले जो होते हैं ना, मैंने धनी ऐप से लोन लिया 40 का, जबकि वहाँ पे मैं 20 भर चुकी हूँ। फिर भी अभी वो पता नहीं कैसे करके वो 65 से 70,000 बोल रहे हैं। और वहाँ से कॉल तो मेरे पे तो आता है कॉल, मैं तो अटेंड करती हूँ, लेकिन उनके पास कैसे फैमिली वालों के भी नंबर चले जाते हैं, उन लोगों को भी बता देता हूँ मैं। वैसे तो ये अलाउड नहीं होता है, लेकिन जब आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो आप एक एक्सेस देते हैं, अलाउ टू ऑल कॉन्टेक्ट्स। तो जैसे आपने अलाउ करा, अगर अलाउ नहीं करेंगे ऐप डाउनलोड नहीं होगा। अलाउ करते हैं, आपके सारे कॉन्टेक्ट्स की लिस्ट, आपकी फोटोज, आपकी वीडियोज, जो आपके फोन में सब उनके पास चला जाता है। तो इसलिए ऐप से लोन लेते समय ध्यान रखना है कि आपके कॉन्टेक्ट्स जो खास खास हैं, या तो वो फोन में ना हो या फोन में ऐसे कॉन्टेक्ट्स हो, क्योंकि ज्यादा कॉन्टेक्ट नहीं होता तो लोन भी नहीं देते वो लोग। पहले देखते हैं कितने कॉन्टेक्ट्स हैं। फिर भी अगर वो परेशान कर रहा है रिश्तेदारों को, किसी को, तो आप पुलिस कंप्लेंट करिए कि मेरे रिश्तेदारों को परेशान किया जा रहा है। तुरंत परेशान बंद हो जाएगी उन्हें। जिस नंबर से कॉल आ रहा है रिश्तेदारों को, वो नंबर दे दीजिएगा, व्यक्ति का नाम बता दीजिएगा, मैंने बता दिया, ट्विटर पे हम टैग कर देंगे, बंद हो जाएगा, तुरंत बंद हो जाएगा। फिर भी कोई घर आके परेशान करता है तो आपका जो फोन है ये हथियार है आपका, इसको वीडियो रिकॉर्ड करो, कॉल कर रहा है तो ऑडियो रिकॉर्ड करो, और उसको बोलो कि मैं इसको वायरल करने जा रहा हूँ, और आप हमारी टीम को दे देना, हमारी टीम वायरल भी करेगी, इसको करेंगे मदद। जी बताइए। और मैं लॉकडाउन से पहले लिया था लोन एक रियल बिजनेस लिया था और मॉर्गेज लिया था। तो मेरे मन में लालच की भी भावना हो गई। एक रियल बिजनेस लेने के बाद से मैंने एक शेड लिया, उसकी कीमत थी 45 लाख। तो उसको ले लिया, तो बैंक को मिलके मेरे को 45 देके रियल बिजनेस मॉर्गेज लेके 27 लाख रुपया ये सब इन्वेस्ट कर दिया, वो ले लिया। लेने के बावजूद भी हमारा घर खुद का था। ये इसको बहुत पहले बस्तराल में बनाया था और बहुत हार्ड वर्क करके, आपको तो पता है जी। तब उसके बाद से क्या हुआ, लॉकडाउन आया, नोटबंदी हुई, धड़ाधड़ जीएसटी आ गई। उसमें हमारे कुरियर का छोटा मोटा काम था, सारे काम दिन पे दिन बंद होते गए। लॉकडाउन और सारी परिस्थितियां सर पे चढ़ने लगी। अब ये किया कि इन्फिनिटी फाइनेंस से मॉर्गेज लिया था। आज स्थिति क्या है आपकी? आज अब लोन जा रहा है, नहीं जा रहा है, क्या नहीं जा रहा, उसके बाद से सारा बंद हो गया। तो अभी उन्होंने नोटिस भेजा है कोई? हाँ, 138 का मेल पे भेजा है। जहाँ मैं पहले रहता था वहाँ भी मेल कई बार भेजा, वहाँ मैं रहता नहीं। मेल पे आ गया ना 138 का? हाँ। तो 138 के नोटिस का हमारा लीगल टीम, बैठ जाओ, लीगल टीम हमारी जवाब दे देगी। आप सभी समझो, जब नोटिस आता है, मेल पे आए या घर पे आए, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर नोटिस जेन्युइन है तो उसका लीगल टीम से जवाब दिलवा दो, ताकि आपकी स्थिति के बारे में, जैसा आपने बताया कि मेरा पैसा डूब गया, नुकसान हो गया जीएसटी के कारण, या जो भी रीजन रहा, वो उसमें लिखा जाएगा। और लिखा जाएगा तो बैंक से बात की जाएगी। बैंक उसमें आरबीआई की गाइडलाइन से 2 बार आपका लोन रीस्ट्रक्चर कर सकता है। रीस्ट्रक्चर का मतलब होता है आपकी ईएमआई कम कर दे, आपका टेन्योर बढ़ा दे, आपका सेटलमेंट कर दे, कुछ ना कुछ करके कोई रास्ता निकलेगा। नहीं निकलता है तो 2 साल का समय की हम मांग कर ही रहे हैं। अगर सरकार 2 साल का समय दे देगी तो आपकी स्थिति ठीक हो जाएगी। तो हमारी टीम से संपर्क करिए। और कोई सवाल है तो किसी का? हाँ
फिर से अभी मेरा ईएमआई रेगुलर जा रहा है, लेकिन 5 तारीख को ईएमआई आता है वो बाउंस होता है, लेकिन मैं मंथ एंड क्रॉस करने से पहले ईएमआई भर देता हूं। तो वो लोग क्या है कि ईएमआई जो लेट होता है ना, तो उसकी वजह से वो बोलते हैं कि आप प्रॉपर्टी सरेंडर कर दो, प्रॉपर्टी सरेंडर लेटर पर साइन कर दो। बताता हूँ, आपको भी बताता हूँ, बाकियों को भी बताता हूँ। अगर आपकी ईएमआई की डेट 10 तारीख है, जैसे भाई की 5 तारीख है, आप 6 को भी भरोगे अगर, तो बाउंस ही माना जाएगा। और क्या करेंगे वो, बाउंस चार्ज, पेनल्टी, सर चार्ज सब ऐड कर देंगे। अब मान लो आपकी 15,000 की ईएमआई है, आपने 6 तारीख को 15,000 जमा करा दी, लेकिन वो अकाउंट में 15,000 काउंट नहीं होंगे, वो पेनल्टी इंटरेस्ट सब काटने के बाद 13,000 काउंट होंगे, 2,000 गए। अब क्योंकि 15,000 भरने थे, 2,000 कम भरे, तो 2,000 की पेनल्टी जो कम भरे उसकी अगले महीने लग जाएगी, अगले महीने फिर आप बाउंस कर देंगे। 3 महीने लगातार बाउंस होने बाद भले ही पैसा भर दिया, अकाउंट एनपीए कहलाएगा। अब ये तो बीमारी है, इलाज क्या है, आपके पास या तो सैलरी लेट आती होगी या पैसा लेट आता हो, तभी तो लेट हो रहा है ना। आप आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से अपना लोन रीस्ट्रक्चर करा सकते हो डेट, तो वो आपको 3 ऑप्शन देंगे। 5 तारीख है ना, तो देंगे वो 15 तारीख, 25 तारीख, 28 तारीख, ऐसे दे देंगे, जो डेट आपको ठीक लगती हो। मैं बता रहा हूँ ना, तरीका बता रहा हूँ। वो 3 डेट देंगे, या आप अपनी तरफ से 3 डेट दे दो कि 3 में से कोई डेट पे मेरा लोन रिस्ट्रक्चर किया जाए। वो अब आपसे पैसे मांगेगा, जितने दिन एक्स्ट्रा करेगा उतने के वो पैसे देने पड़ेंगे। यानी कि मान लो आपकी ईएमआई 15,000 की है, आपने 10 दिन आगे कर दी, तो 10 दिन का पैसा कितना बना, 6-7 हजार रुपए। वो 6-7 हजार मांग के आपकी डेट बढ़ा देगा। अगर नहीं बढ़ाता है, रिटर्न में बात करना, लेटर लिख के, अगर नहीं बढ़ाता है तो हमारी लीगल टीम से बात करना, वो नोटिस भिजवा देगी, तुरंत वो डेट चेंज करेगा। वो आपका अधिकार है भाई। मेरी सैलरी आती थी 4 तारीख को, मैंने 5 तारीख ले ली, मैंने जॉब चेंज करके दूसरी जगह ज्वाइन कर ली, वहां मेरी सैलरी आती है 15 तारीख को, तो मैं 5 तारीख को पैसे कैसे दे दूंगा भाई। तो बैंक को ये बात माननी पड़ेगी, रीजन देना पड़ेगा, रीजन वकील लिख के दे देगा, हो जाएगा। ये तो बहुत आराम से हो जाएगा। बाकियों को भी ये रूल पता हो, यानी तुम्हारी जानकारी में कोई आए उसे भी तुम समझा दो। एक दूसरे की तो मदद करनी है ना, मैंने तुम्हें सिखा दिया, तुम आगे सिखा। ठीक है, चलो फोटो ले लेते हैं। कोई और डाउट रहेगा किसी का तो बात कर लेना। हाँ, जैसे ये बता रहे हैं कि लेट पेमेंट अब 3 ईएमआई हो जाते तो अपन वहां कंप्लेंट करते हैं, वो जो बेसिक का देते हैं, तो बैंक वाला ये बोल रहा है कि ये एक मिनट, रिस्ट्रक्चर नहीं हो पाएगी क्योंकि आपका लोन रेगुलर नहीं है ना। उस केस में क्या होता है, ये भी बात सही है। मान लीजिए जैसे भाई का तो अब 2 साल से या 1 साल से डिले ही चल रहा है, तो बैंक क्या बोलेगा, जो पहले आउटस्टैंडिंग है वो क्लियर करो, ताकि आपका लोन रेगुलर हो जाए। अकाउंट 3 तरह के होते हैं, एक तो रेगुलर अकाउंट होता है, एक पीए होता है, एक नॉन पी एनपीए होता है। एनपीए तो तब होगा जब आप बिल्कुल भी नहीं भरोगे, जब आप थोड़ा थोड़ा भरोगे तो पीए होता है अकाउंट, रेगुलर नहीं बोलते उसको। रेगुलर अकाउंट कब होगा, जब आपका जो पुरानी पेनल्टी है, सरचार्ज है, वो सब निकल जाए। तो जो वकील आएगा, वकील नोटिस देगा, जो पैसे लेते हैं वो वकील, उस पैसे का जो बचा हुआ आपका, उसके लिए किस्त बनवा देगा। जैसे आपकी हर महीना की 15,000 जा रही है, आपने वो जो बाकी बचा 20,000, उसकी 500 रुपए महीना की किस्त बनवा दी, तो आपने 15,500 जमा कराने, लेकिन डेट चेंज हो जाएगी। तो वो तरीके होते हैं, वकील बताएगा क्या करना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आज ये ग्रुप फोटो ले लेते हैं या सिंगल फोटो लेना है तो